प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, डिफ़ॉल्ट की बातें भी हो रही हैं और साथ ही साथ उम्मीद भी अभी बाकी है। और इस उम्मीद पे चूँकि हुकूमत जो है वो काम कर रही है, वो कह रहे हैं कि जी बेहतर हो सकते हैं मामलात, लेकिन तमाम हुकूमतों को और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको साथ देना होगा, मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सदीकुल फारूक साहब अभी अदील अहमद साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कोरोना के दिनों में फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई और जो हम इकॉनमी छोड़कर गए थे, ख़ास तौर पे जो बजट जो प्री बजट रिपोर्ट आई, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 सेक्टर से जो जिन्होंने टारगेट अचीव किए, बल्कि टारगेट से भी ज़्यादा अचीव किया। और क्या वजह बनी कि उसके बाद तजर्बेकार हुकूमत आती है और वो मुल्क को इस नहज पे ले जाती है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ देखिए, जा रहा है, या उस पर बात हो रही है? बड़, बड़ी अच्छी बात की। कूलू कौलन सदीदा। जी कि मैंने आपके सामने एक बात रखी, जी तो मैं सीधी और सच्ची बात अल्लाह के फजल करम से करूंगा कि जब 100 रुपए का डॉलर था, जब 35 रुपए किलो आटा था, 52 से 55 रुपए किलो चीनी थी, जीडीपी तकरीबन 6 के करीब थी पुराने बेस ईयर से। ये तो इन्होंने तो बेस ईयर चेंज कर दिया ना, सबसे कमजोर फिर बनाया। सही। हम उस पर खाम चले, बैन अवी इदारों ने ये मान लिया, वरना तो वो आधा ही रह जाता। खैर, ये सारी बातें थी। उस वक्त इमरान बाजवा साजिश हुई और नवाज शरीफ साहब को पानामा तो कुछ नहीं था, तो फिर अकामा निकाला। और अकामा भी क्या था? तो ये यूसले, ये जो है ना, ठीक। कूल कौलन सदीदा, तो उस वक्त साजिश इन्होंने की। आप ये बात भी बताएं कि इमरान खान साहब की, इन्हें गाने चाहिए गुण अगर उनमें हैं तो। ये जो घड़ी की बात मैंने रखी, ये जो कोरोना के लिए गैर मुल्की इमदाद आई 1.3 बिलियन डॉलर, उसमें 40 अरब रुपए की करप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी। ठीक है। 50 अरब रुपए बाहर से आए, जी जी। वो कहाँ गायब हो गए? ये सारी बातें ये इमरान खान साहब ने की। हमसे इन्होंने हुकूमत ली तो चीनी भी वाफत, गंदम भी वाफत, फिर इन्होंने एक्सपोर्ट की, और फिर पाकिस्तान की जरूरत भी एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट की। वो जो स्कैंडल बना, वो जो गंदम में माल बना, वो जो चीनी में माल बना, वो जो जनाब एलएनजी पे माल बना, तो ये सारे किसने बनाए? ठीक है ये सदीकुल फारूक कौन? साहब, अभी अभी आपकी हुकूमत है, इन केसेस करें, इनको लेके जाए ना फिर। हम बड़े आराम से चल रहे हैं कि जो भी बनाए ठोस बनाए, ठीक है। कानून के मुताबिक बनाए। वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ 15 किलो हेरोइन वाले केसेस ना बनाए। और ठीक है, ठीक और है, हम उससे वो पंद्रह करके सदीकुल फारूक साहब 15 किलो वाला जो केस था वो किसने बनाया था? इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे। ये तो इनके फवाद चौधरी ने बता दिया ना कि मैंने मुखालफत की थी कि यह काम ना करो। ठीक नहीं तो वो बनाया किसने वो था? तो इनने वो सर आप तो कहते थे, इवन अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बात की और नवाज शरीफ साहब भी बराह रास्त वो कहते थे इमरान खान से तो वो बात ही नहीं करते थे। वो कहते थे ये तो साबिक आर्मी चीफ कर रहे हैं सब कुछ जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, और एएनएफ उसमें बराह रास्त जा रहा है। डीजी एएनएफ उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आप तो मानते ही नहीं थे ना शहरियार आफरीदी को, और ना ही वजीर दाखिला अपना इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर से जा रहे हैं। देखिए जनाब, शहर वो तो एक अलग बात हुई ना। शहर यार आफरीदी ने तो कौमी असम्बली में कसम खा के जान अल्लाह को देनी है। वो तो उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ देखा हुआ है, हमारे पास सबूत हैं। जी तो दोनों ने ये बात की थी। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस दिन राना सनाउल्लाह ने यूं हाथ करके इमरान खान साहब के लिए एक सख्त बात की थी ना, जी जी। वो उनकी जो मौजूदा शादी है उस हवाले से, वो जो बड़ा सख्त लफ्ज मैं नहीं अब इस्तेमाल करना चाहता, उसके बाद इमरान खान उनकी जान के दुश्मन हो गए। तो फिर मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि अगर कूलू कौलन सदीदा, तो फिर मैं भी सच्ची बात कर रहा हूं, वो भी सच्ची बात करें कि इमरान खान साहब ने ये जो सारी उनकी करप्शन सामने आई है, जो 1995 में शौकत खानम के तकरीबन 2 अरब रुपए का हिसाब हम्म। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा है कि दें, उस वक्त के 2 अरब रुपए ठीक है। 1995, सही। चंदा, ज़कात, सदकात, वो 28 साल गुजर गए हैं, हम्म। 27 साल इन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो दें हिसाब। ठीक। अगर ये मुझे चैलेंज करते हैं तो कल रखें, मैं सारी दस्तावेजात
समेत उन फैसलों के इनके सामने रख देता हूँ। ठीक, लेकिन फिर सदीकुल पूर्व फारूक कौल साहब, आपके पास है उस 95 के बाद आपकी 99 में आपकी हुकूमत थी और फिर 2013 में आपकी हुकूमत बनी, और आप ये लेके जाते ना केस आगे, प्रोसीडिंग नहीं हुई इसके ऊपर। उसमें उसमें वो आना जाना लगा हुआ था। अच्छा। इमरान खान साहब का की दरखास्त, यानी कोशिश ये थी और उन्होंने वो की कि किसी तरह से मेरी जान बचे, क्योंकि उनके पास हिसाब ही नहीं था। कभी कहते थे मेरे वालिद के पास पैसे जमा होते हैं, कभी कहते थे फलां जगह जमा होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो वो उन्होंने जैसे आज एक दरखास्त डाल दी, कल दूसरी दरखास्त डाल दी, उन्होंने ये टैक्टिक्स इख्तियार किए। लेकिन वो फैसला तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, जितना हम खान साहब के हवाले से जो उनके करीबी दोस्त हैं, सब या दुश्मन भी हैं, इवन सियासी मुखालफिन भी, वो ये कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, इमरान खान ना तजर्बेकार हो सकता है, सियासी तौर पे गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन वो शौकत खानम के हवाले से 1 रुपए की भी करप्शन उनके ऊपर नहीं। आपके सामने गुजारिश करता हूँ, जी जी, अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी छपी है जी, जिसमें उसने कहा है कि पैसे शौकत खानम के लिए जमा किए गए, लगात सियासत पे गए, तो आपका क्या ख्याल है, ये करप्शन नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, मैं सवाल करता हूँ। नंबर 2 ये है कि अगर ये 2 अरब के करीब, और उसमें ये इल्जाम सामने है कि पेश इन्होंने उन पैसों से बनाया है, कुछ जायदादें उस पैसों से बनाई हैं, जाती तौर पर खर्च किए हैं, और जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया कि हिसाब पेश करें, और उन्होंने आज तक नहीं दिया, तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? कहाँ आ गई जाती ईमानदारी? अगर ईमानदारी हो तो घड़ियां इस तरह बेची जाती हैं? तो उसने गढ़ी में भी सड़कें बनाई हैं, उन्होंने कोई घर थोड़ी नहीं लेके गए। मैं आपसे अर्ज करूं कि तमाम चीजें, घड़ी कहां बेची, घड़ी में कितने हजार हीरे थे, उसकी असल कीमत 2.25 अरब के करीब है, उसकी असेसमेंट किसने कराई? वो दुकानदार सामने आ गया कि मैंने तो खरीदी ही नहीं। खरीदार बैठा हुआ है दुबई में, वो बता रहा है कि इतने $2 मिलियन में मैंने खरीदी है, कीमत असेस कराई तो वो 2.25 अरब से भी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं ये क्या, अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या इखलाकी? देखिए ये सर गिफ्ट वाला जो मामला ना, इखलाकी तौर पे तो हो सकता है, लीगली तो ज़रा उन्होंने उसका पे ऑफ किया जो पेमेंट थी। जवाब देंगे ना जी, मैं हो सकता है मैं सोच के कुछ जाऊं अदालत में। मैं अदिल साहब से पूछता हूँ ना, अदिल साहब, अदिल भाई, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इन्होंने जो बात की, इसहाक डार साहब जो आज बात कर रहे थे कि गंदम, आटा, चीनी स्मगल हुआ आपके दौर में, तो ये केसेस हैं। अभी सदीक साहब से भी मैंने यही कहा, क्या वो कह रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा ठोस तरीके से सबूत जमा करके फिर हम केस की तरफ जाएंगे, कच्चे काम नहीं करेंगे जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह साहब वाला काम किया है। देखिए, मैं तो आपको दोबारा से वही कहूँगा, मीर सादे हैं कितने के बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौटने से दवा लेते। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि साहबदार साहब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन करेंगे, जिन्होंने खुद ये इकरार किया हुआ है कि वो नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे? इसहाकदार साहब जो है वो डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ बयान हल्फी मौजूद है, जो कि खुद डॉलर स्मगलिंग के अंदर मुलविस है। ये लोग करेंगे, इनसे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये लोग जो है वो मुल्क को ठीक करेंगे, जिन्होंने तबाह किया है। जो मैंने कहा है उसकी तरदीद तो करें ना। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि ये मुल्क इस हालत में पहुंचा है, इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो है ना। इसका जिम्मेदार वो तो नहीं हो सकता ना जिसने 2.5-3 साल से हुकूमत की, जो कभी इससे पहले हुकूमत में नहीं आया। इसका जिम्मेदार वो लोग हैं ना जो पिछले 3 दहाइयों से, 30-40 साल से इस मुल्क की तकदीर के फैसले करते हुए आ रहे हैं, इस मुल्क पे हुकूमतें करते हुए आ रहे हैं। वही जिम्मेदार है ना इसके, जिनके पास 4-4 मरतबा 3-3 मरतबा वजारत उज़्मा रही। ठीक, बिल्कुल जिम्मेदार है अदील, बिल्कुल है, जिन्होंने ये तबाही मचाई, जिन्होंने पाकिस्तान को कंगाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल पर पहुंचाया, जिनकी एफिडेविट मौजूद है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, जिनके ऊपर क्लोज ओपन एंड शट केसेस हैं, जिनके ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म लगनी होती है वो उस दिन वजीर आजम बन जाते हैं, जिनके केसेस के अंदर जितने गवाह सबके सब मर जाते हैं। तो ये लोग ही जिम्मेदार है ना। क्या अदील अहमद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिम्मेदार हैं, इनके दौर में करप्शन हुई, केसेस बने,
लेकिन अभी जो सिद्दीकुल फारूक साहब भी बात कर रहे हैं, ब्रॉडशीट का मामला हो, हुदैबिया केसेस हैं, बहुत सारे, वो पनामा केस है पूरा, तो ये बता रहे हैं कि ये सारे अमल में, जो कि आप भी कह रहे हैं, अब मैं भी काफ़ी हद तक इस बात पे कन्विंस हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि साबित तो नहीं कर सके, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ब्रॉडशीट के मामले में भी हुकूमत को उस वक्त आपके अकबर साहब थे, उनको भी बैक ऑफ करना पड़ा। आज इस वक्त डेली मेल को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, तो वो तो ये कह रहे हैं कि साबित ही नहीं कर सके। ज़ाहिर आपका 3.5 साल हुकूमत का जो दौर था, उसके अंदर भी आप केसेस इन पे करप्शन के जो इल्ज़ाम थे वो साबित नहीं कर सके, वो तो ये कह रहे हैं। मैं तो साबित शुदा चीजों की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उन केसेस की बात ही नहीं कर रहा कि जिनमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है या जिनमें इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई। आप कैसे साबित करेंगे जब 5 गवाह एक केस से मुतालिक जो है वो मर जाए? आप कैसे साबित करेंगे कि प्रोसिक्यूटर की लाश जो है वो फंदा लगी हुई मिले, या उसको ऐसा जहर दे दिया जाए कि वो उस पर इंड्यूस्ड हार्ट अटैक हो जाए, या जो है वो एक गवाह की मैयत जो है वो दुबई से आ रही हो, वो वहां मर जाए। जब एक ही केस से मुतालिक 5 गवाह जी वो मर जाए अचानक, तो आप कैसे साबित करोगे? ये मैं तो उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो साबित शुदा है, जिसमें इन्होंने इकरार किया हुआ है कि हाँ हमने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। ठीक, मैं लेकिन तो उसमें अदील, मैं एक चीज और ऐड करके मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का की तरफ जाऊंगा। ये जो केस है ना, खास तौर पे जो इसहाक डार साहब ने कहा, वो बयान हल्फी वाला, वो कह रहे हैं जी वो तो ज़बरदस्ती और प्रेशर में था, चूंकि मजिस्ट्रेट के सामने की जो कानून कहता है उसके मुताबिक कि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उसी को कानून कंसीडर करता है, तो वैसे तो बंदा प्रेशर में आके कुछ भी कह सकता है, तो वो इस चीज़ को इसके साथ लिंक कर रहे हैं। अदील नहीं, देखिए, इस मुल्क की एक बदकिस्मती है, जी जी, इस मुल्क की एक बदकिस्मती ये है कि जितने इदारे हैं जिन्होंने एहतसाब करना है, ठीक, जितने सिविलियन इदारे हैं एहतसाब के, उन सबका तो वो हाल कर दिया है कि उनके अंदर ये सकत, ये जुर्रत, ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो जो है वो इतने बड़े माफियाज की इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रिजवान की जो JIT है, जो डॉक्टर रिजवान की इन्वेस्टिगेशन थी, जो आपका आसिफ जरदारी के, अब मुझे एक बड़ी मजे की आप बात, जी जी, ये कहते हैं आप साबित नहीं कर सकते, ठीक, मुझे ये बताएं कि आपने नैब से प्ली बार्गेन करके पैसे क्यों वापस किए? सही, आसिफ जरदारी की जो JIT है 22 अरब रुपया प्ली बार्गेन करके वापस किया नैब को। सही, नैब से प्ली बार्गेन करके पैसे वापस करने का मतलब ये है कि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ये चोरी की है और मुझसे आप ये पैसे वापस ले लो। अब इससे ज्यादा और कोई आपको साबित करने की जरूरत है? मैं आ रहा हूँ। इससे ज्यादा कोई आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद ही ये इकरार कर लें कि हाँ मैंने चोरी की है और मुझसे ये प्ली बार्गेन कर लें, ये पैसे आप वापस ले लें। ठीक ठीक, अदील जरदारी की जो JIT है उसमें 22 अरब रुपया उन्होंने वापस किया, किसको? नैब को। ठीक है अदील, मैं आपको आपकी तरफ होगा, बेशर्मों की तरह ढीठ बनकर आगे कहते हैं कि आप हम पे साबित नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आपके खिलाफ जो गवाह हैं आप उनको जिंदा ही नहीं छोड़ते, उनको आप मार देते हैं। चले मैं पूछता हूँ ना, एक बदकिस्मती, दूसरी बदकिस्मती इस मुल्क में ये है कि ये सारा ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने मजिस्ट्रेट के सामने, इनको उस वक्त मुशर्रफ ने NRO दिया, सही, इनके ऊपर जो केसेस थे ओपन एंड शट केसेस थे और इन्होंने जेलों के अंदर सड़ना था, लेकिन इनको मुशर्रफ ने NRO, ठीक, मुल्क का कोई सिविलियन इदारा इन्होंने एहतसाब के काबिल छोड़ा नहीं। एक बचा कुचा जो है वो आपके जो फौजी इदारे बच जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन और वो करते हैं, उनके पास सारी डाटा और सारी चीजें होती है। बदकिस्मती इस मुल्क की है कि वो इनसे NRO कर लेते हैं। ठीक, उस वक्त मुशर्रफ ने किया NRO और अभी जो है वो आपके हजरत बाजवा साहब ने NRO करके इनको वापस मुसल्लत कर दिया इस कौम पे। तो मेरे ख्याल से कि ये कौम जो है ना, अब ये चूरन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये कोई धुले में, अगर ये दूध के धुले, मैं चले एक सेकंड के लिए मैं ये आपसे ये चूरन बाय करता हूँ कि ये दूध के धुले, मुझे ये जवाब दिया जाए कि इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया किसने? पाकिस्तान को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया किसने? पाकिस्तान को IMF के सामने भीख मांगने पे मजबूर किया किसने? पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया किसने? इसका तो जवाब दे दे कोई। मैं पूछता हूँ ना जवाब, अदील
अदील साहब, मैं पूछता हूँ जवाब पूछता हूँ सदीकुल फारूक साहब। एक तो जवाब दे देना हमें कि यार ये पाकिस्तान के साथ ये हाल किया किसने। ठीक है अदील साहब, आपको आपने सुना जिन्होंने हुक्मरानी की, ठीक है, जिन्होंने इस मुल्क के 35 साल जिन्होंने हुकूमत की, 35 साल बल्कि कर ले, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 3 4 मरतबा वजारत उज़्मा में आए, ठीक है अदील साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा सदीकुल फारूक साहब से इसका जवाब ले लूँ ना। मैं अदील साहब, आप लाइन पे रहे, जरा सदीकुल फारूक साहब से पूछिए। एक सदीक साहब, एक तो एक आप शेयर चूंकि उसकी दुरुस्तगी करना चाह रहे थे तो उस वक्त आपकी ऑडियो नहीं है, वो दुरुस्त कर दें। और दूसरा जो अदील साहब ने बात की, ये तो फैक्ट है, 3.5 साल का हिसाब या 3 साल का हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप मांग रहे हैं। करप्शन हुई नहीं हुई, केसेस हैं, माजी में क्या होता रहा, बड़ी तफसीलात हैं, ज़रा मैं वापस उस तरफ नहीं जा रहा। दिल साहब कह चुके हैं ये बातें। 35 साल दौर जमहूरियत का, फिर आमरीत जमहूरियत वर्सेस चलता रहा, इल्ज़ामात लगते रहे और इल्ज़ामात से साबित भी हुए। सिस्टम हमारा एहतसाब का इतना कमज़ोर है कि यहाँ नहीं आप बहुत सारी चीज़ें साबित कर सकते। साबिक डीजी नैब थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया अनवर साहब का, तो वो ये कह रहे थे कि एक यहाँ चूँकि फ्रंटमैन के आगे फ्रंटमैन होते हैं तो नहीं आप कर सकते कि कितना किसने क्या किया और कैसे किया। तो खैर ये एक लंबी तवील गुफ्तगू है, लेकिन इसमें ये बता दीजिए कि जो अदील साहब ये बातें कर रहे हैं, देखें 3 साल का तो हिसाब आप उनसे मांग रहे हैं, किसी हद तक वो देते भी, एडमिट भी करते हैं कि हमारी नाकामी हुई ये इस महाज पे। आपसे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कौन हिसाब लेगा और एहतसाब करेगा? आप देता हूँ आपको, बिल्कुल कोई बगैर जवाब के नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि ये मुशर्रफ की तारीफ कर रहे हैं। मुशर्रफ ने मुझे उठाया और 8 महीने फौजी बैरकों में बंद रखने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो फारूक आदम जो प्रोसिक्यूटर जनरल था, आपको याद है वो बड़ा, वो तो अब तारीखी जुमला है कि हम सिद्दीकुल फारूक को डंप करके भूल गए और सॉरी फॉर दैट, और अब हम इसे जो है वो जुडिशियल रिमांड पे दे रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, याद है मुझे इंसाफ 9 साल से ज्यादा अरसे के बाद मिला। मैंने 2 साल जेल काटी और उसमें मुझ पर क्या क्या सख्तियां हुई, वहां मुझ पर कितना तशद्दुद हुआ, और कहते क्या थे हमारे साथ शामिल हो सही, या नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। ठीक है, मैं क्या वादा माफ गवाह बनता? इसहाक डार साहब नहीं बर्दाश्त कर सके, उन्होंने लिख के दे दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप सच चाहते हैं झूठ चाहते हैं? नहीं, सच चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर सच तो ये है कि जो आप बात कह रहे हैं ये गलत है। अच्छा खैर, उसके बाद अगर मेरे साथ ये नैब ने किया जी और मुशर्रफ ने किया तो मुझे तो अल्लाह ने इतना हौसला अता फरमाया कि मैं बाद में भी मुझे 2 दफा अगवा किया। एक दफा जाके कहीं फेंक आए, नजरबंदियां मैंने झेली, नोटिस पे नोटिस देते रहे, मैंने कोई परवाह नहीं की, अल्लाह मालिक है। सही। अब क्या आदमी का इतना दमखम है? दूसरी बात आप आ जाइए कि ये एहतसाब की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त भाई। आपने यहाँ तो चले 3.5 साल से तो आपने ज्यादा हुकूमत की, ठीक है। केपीके में आपकी हुकूमत को 9.25 साल हो गए। वहां आपने एहतसाब का निजाम जो है वो क्यों लपेट कर फेंक दिया 1 अरब रुपए खर्च करके? इसलिए कि जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जो आपने चेयरमैन लगाया था उसने कहा कि ये जो वजीर आला है ये भी करप्ट है और ये काबीना के मेंबरान, मैं इनको पकड़ना चाहता हूँ, आपने इमरान खान साहब ने हिसाब ही लपेट के रख दिया। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कूलू कौलन सदीदा, इसकी तरदीद अगर कोई करे रिकॉर्ड की रोशनी में मैं मुजरिम। अब आ जाइए इस बात पर, ठीक है, कि जनाब ये कहते हैं कि जी 35 साल भाई, आप 90 से अपना 93, 2.5 साल इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उसके बाद बेनजीर साहबा की हुकूमत आई। पीछे कौन थे? वही जिन्होंने ये कहा है कि 70 साल से मुदाखलत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ठीक है जनाब, तो जो 2 साल 2.5 साल में वो करते हैं, वो तो उस वक्त ओपन मार्केट इकोनॉमी नवाज शरीफ ने की। क्या इस मुल्क में हर तरफ इन्वेस्टमेंट हो रही थी, नई एयरलाइंस बन रही थी, बैंक प्राइवेटाइज हो रहे थे, कस्टम में जनाब लोगों को सहूलतें मिल रही थी, चुंगियां बंद हो रही थी, एक दुनिया भाग के आ रही थी सरमाया लेके, इधर जनाब अली नवाज शरीफ को। ठीक है सदीक साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है लेकिन मैं क्विकली चाहूंगा, ये कह रहे हैं जी एनआरओ 1 जो है मुशर्रफ साहब ने दिया, एनआरओ 2 जो है वो बाजवा साहब दे के गए हैं आप लोगों को और इक़्तिदार में आप आए।
यही वजह है कि आप जैसे लोग जो है वो इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए भी सही मानो में आप हो गए, अदील साहब चूंकि यंग हैं, बड़े डाई हार्ट कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन फ्रंट या लाइट के अंदर नहीं आते। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद हक सच के साथ खड़े होते हैं या पार्टी का एक सरमाया होते हैं। आपकी बात को एक लम्हे के लिए मैं अगर एंडोर्स करूं जी तो फिर उन्हें अदील साहब को अच्छा ओहदा या वजारत देनी चाहिए थी। मैं वो शेर दुरुस्त कर दूं, बाकी तो आपके पास टाइम खत्म है। वो चूंकि लोग सुनते हैं, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, पहला मिसरा ये है, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिस इमरान खान ने KPK में एहतसाब का निज़ाम बंद कर दिया, 40 अरब की करप्शन जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी, 2.25 अरब की घड़ी जो है खुद ही असेस किया, खुद ही कुछ किया, बेच दी। सदीक साहब, घड़ी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, चूंकि वक्त ही खत्म हो रहा है। आपके पास सऊदी अरब की इतनी पाक धरती की जमीन थी आपकी पार्टी के पास, तो वो उन्होंने वो भी बेच दी ना। तो एक तरफ आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि खुदा के लिए वो वहां आप जाके देखें, चूंकि वो मदीना शरीफ और यहाँ वो अब बहुत तोसी हो रही है, जी जी, उस तोसी में वो चीजें खरीदी गई हैं। ऐसी बात नहीं है हुजूर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन पाक धरती तो है ना। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि सर मैं कथा कलामी माफ है, मैं भी इसलिए कहता हूँ कि इस तरह की जो मजहबी टच नहीं देना चाहिए चीज़ों का, वो दोनों तरफ आप हों या PTI हो, तो वो मैंने तो बात की है नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि वो घड़ी की वैल्यू बता रहे थे, तो वो खैर नहीं होनी चाहिए। सर प्रोग्राम का वक्त हुआ, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपको मौका देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।